12 साल लीड किया है और मैंने एक टाइम पे था मैं 4 सीरियल करती थी, मतलब 7 से 2 और 2 से 2 ऐसे शूट मैंने किया। चांदनी फिल्म आई थी श्रीदेवी नाम की, और मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 1988 में आई है चांदनी, 88 या 89 में। मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी। वो फिल्म हमने देखी तब VCR चलता था। मैंने मन में सोच लिया किसी को नहीं पता है मेरे को ना एक्टर बनना है। I was very good at नवरात्रि, डांसिंग, गरबा। तो मुझे हर साल फर्स्ट प्राइज मिलता था। मतलब उस टाइम में ऐसा बोला जाता था कि अगर सुरभि तिवारी ग्राउंड में है तो तुम फर्स्ट प्राइज भूलो। मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट आज भी मेरे पास है। मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है। तो मैं कभी ऐसे लो हो जाती हूँ ना, तो मैं वो फाइल खोल के बस आई जस्ट गो थ्रू इट एंड आई सेड नहीं यार कुछ तो किया है लाइफ में। इतना लो होने की जरूरत नहीं। मुझे सचिन तेंदुलकर के साथ एड लोकल ट्रेन में मिली है, लोकल ट्रेन में। जॉनी लीवर सर, मैं उनके साथ शोज करती थी, तो वो मुझे बैठ के समझाते थे पैसे कैसे बनाने हैं इंडस्ट्री में, और पैसों को कैसे सही टाइम पे सही जगह इन्वेस्ट करना है। अनशन पार्टियां करने की जरूरत नहीं है। यू डिड नॉट नीड टू थ्रो सो मेनी पार्टीज, यू नो। तो श्रीदेवी आपकी फेवरेट थी, इंस्पिरेशन थी। जब वो इस दुनिया से गई क्या हालत थी सुरभि? मेरी चाचा की बेटी की शादी थी। मैं ऐसे मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है, मैंने क्या सुना एंड आई वाज लाइक कि व्हाट हैज हैपेंड, ये क्या हो गया। आई फेल्ट लाइक मेरा कोई बहुत अपना चला गया, मेरा गुरु चला गया। सुनीका मैम है, उनके साथ मैंने काम किया है। सुनीका मैम लॉयर बन गई है, तो वो कोर्ट में भी मुझे मिलती रहती है। तो मेरी छोटी बच्ची का रोल करी थी झांसी की रानी में। हाँ, वो 4.5 साल की थी तभी, वो अब 21 साल की हो गई है। अश्नूर, हाँ। या तो अश्नूर इज माय बेबी, मेरी तो बच्ची बेटी जैसी है वो। क्या लगता है उनका गेम आपको कैसा लग रहा है कोनिका जी का? इतना स्ट्रॉन्ग खेल रही है। हाँ। वरना ज्यादातर तो लोग ये बोलते हैं ना मैं 61 हूँ, ये बच्चे मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। बट यहाँ मुझे लग रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग खेल रही है, वो एंड तक रहने वाली। मिनट्स ऑफ मसाला में हम पहुंच चुके हैं स्पेशल गेस्ट के यहाँ, जो है सुरभि तिवारी, और हम लोग मैच कर रहे हैं आज। और आज के पॉडकास्ट में होने वाली हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें सुरभि के बारे में, इनके काम के बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में। भाई इन्होंने इतने शोज किए हैं कि अगर हम काउंट करेंगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे। सो हेलो सुरभि। नमस्ते। कैसी हैं आप? एकदम ठीक, एकदम बढ़िया है। हाँ। कैसे चल रही है लाइफ? लाइफ अच्छी चल रही है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत पॉजिटिव चीजें हो रही है। और कुछ चीज अभी अंडर द टेबल है थोड़ा सा। हाँ। मैं जब सब कुछ हो जाएगा फिर अपने आप मीडिया में आ जाएगा। बट बहुत अच्छी चीजें हो रही है। काफी पॉजिटिव माहौल है यहाँ पे। हाँ। और पीछे आप देख सकते हो इधर लिखा है गुड वाइब्स ओनली। तो यहाँ पे गुड वाइब्स है, पॉजिटिविटी है और सब कुछ प्रोग्रेसिव है ना? यस, बिल्कुल जैसा है वैसा ही हो रहा है। या इनफैक्ट जब से मेरे घर में आया है मैं यही सोच रही हूँ कि और अच्छी चीजें होती जा रही है अपने आप, यू नो, ऐसे मेरे झोली में अपने आप चीजें गिरती जा रही है। या टच फुट। बट हाँ, ये है कि मैं इतने साल जो मैंने इंडस्ट्री में काम किया, जो मैंने 12 साल लीड किया है, और मैंने एक टाइम पे था मैं 4 सीरियल करती थी, मतलब 7 से 2 और 2 से 2 ऐसे शूट मैंने किया। ओह वाव। और आजकल लोग परेशान हो जाते हैं एक शिफ्ट करने में। हाँ। तो सुरभि सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। प्लीज बताइए करियर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बेसिकली देखिए, मैं बॉम्बे की पैदाइश हूँ। हम लोग तीसरी पीढ़ी है बॉम्बे में। मेरे दादाजी बॉम्बे आ गए थे, और इनफैक्ट मेरे बुआ और चाचा वगैरह भी मतलब वो यहीं पे पैदा हुए। तो हम हैं कानपुर, जो यूपी से ब्राह्मण लोग। कानपुर है, उन्नाव है, लखनऊ है, लालगंज रायबरेली के मेरे पापा हैं। तो ये हमारा बेल्ट है वहां पे। बट मेरी दादी ने क्या किया, अपनी बेटियों की भी शादी ज्यादातर बॉम्बे में की, और बहुएं भी वो पालघर से या कल्याण से या करजत से लेकर आई। हाँ, तो धीरे धीरे हम यही धस गए। 1993 में मैं उससे थोड़ा पीछे, और चांदनी फिल्म आई थी श्रीदेवी नाम की, और मैं बहुत छोटी थी। आई थिंक 1988 में आई है चांदनी, 88 या 89 में। मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी। हाँ। और वो फिल्म हमने देखी तब VCR चलता था, पुराने जमाने का VCR। बड़ा कैसेट लगता था ना? इतना बड़ा कैसेट जाता था उसके अंदर। और फिर घर में टीवी में वो केबल से अटैच होता था और हम देखते थे। तो पहले तो मैंने चांदनी VCR में देखी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब समझ में आ रहा है, पायरेसी नाम की भी चीज होती है। ये देखो शुरुआत। यस, तो वो नहीं करना चाहिए था। हाँ।
और वहां देखी, मुझे फिल्म बड़ी पसंद आई। मैम ने तो जो काम किया है वो तो हम क्या ही बोलेंगे। और फिर उसके बाद वो फिल्म देखने के लिए मैंने मम्मी को बोला मुझे ये फिल्म थिएटर में देखनी है। हम थिएटर में देखने गए एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर लाइक दिस, यू नो। मैं 88 में मैं बहुत छोटी थी यार, एंड आई वाज लाइक, मैंने मन में सोच लिया किसी को नहीं पता है मेरे को ना एक्टर बनना है। ये क्लियर था, डिसाइड हो गया एक्टर बनना है। बट ये सोचा था कि पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे, ग्रेजुएशन तो कम से कम कर लें। अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे कि माँ बाप कितने पढ़े हैं, तो ग्रेजुएशन कर ले। इतनी छोटी सी उम्र में सारा कैलकुलेशन हो गया। और पढ़ा भी, एसएससी कर लो, 5 साल और पढ़ाई कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, फिर हम स्ट्रगल शुरू करेंगे अगर जो भी इसका तरीका इस लाइन में जाने का। जी। ये सोचा ही नहीं कि 1993 में सिर्फ 5 या 4.5 साल के बाद में लोग मेरे दरवाजे खड़े होंगे मुझे ले जाने के लिए कि वी वांट योर डॉटर टू बिकम आवर हीरोइन। बट एनी ऑडिशन, कुछ प्ले वगैरह कुछ आपने किया था? कुछ नहीं। नवरात्रि होती है बॉम्बे में, बहुत पॉपुलर है बॉम्बे की नवरात्रि। तो मैं आई वाज वेरी गुड एट नवरात्रि एंड डांसिंग एंड ऑल दैट, गरबा। तो मुझे हर साल फर्स्ट प्राइज मिलता था। मतलब उस टाइम में ऐसा बोला जाता था कि अगर सुरभि तिवारी ग्राउंड में है तो तुम फर्स्ट प्राइज भूल जाओ। तो उस लेवल का आइज टू, तो दे सॉ द प्रोड्यूसर, एक्चुअली वो जो हीरो भी थे शो के और वो प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने देखा तो कॉर्पोरेटर ऑर्गेनाइज करते थे। तो उन्होंने बोला कि वो लड़की जिसको लास्ट नाइट उसको फर्स्ट प्राइज मिला है वो लड़की कौन है। बोले अरे वो तो तिवारी जी की बेटी है और मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। बोले क्या हो गया? तो बोले नहीं, हम ना हमारे सीरियल के लिए, जो कि टाइटल रोल था, इमेजिन मेरा पहला सीरियल एक टाइटल रोल मिला मुझे, जो कि टाइटल रोल के लिए लोग पता नहीं कितने सालों स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम उसको लेना चाहते हैं। तो बोले अच्छा, मैं, क्योंकि वो अंडर एज है, छोटी उम्र थी, मैं 8वीं कक्षा में थी। बोले इसके पापा से हम बात करेंगे पहले। तो पापा को बुलाया गया कि अरे तिवारी जी आप आओ, आपसे बात करने का है। तो ही इज अ महाराष्ट्र, द कॉर्पोरेटर वाज महाराष्ट्र, बम्बईया लैंग्वेज, आओ इकड़े आ तुम्ही, यू नो। तो पापा गए, फिर बोले कि ये सो एंड सो हैं और आपकी बेटी को, सुरभि को, ये लोग सीरियल में लेना चाहते हैं। तो हमने बोला कि हम फादर से बात करते हैं बिकॉज लड़की तो अंडर एज है और स्कूल में है अभी भी, यू नो, ऐसे करके। तो पापा ने बात की। पापा ने बोला देखो वो डांसर टेरिफिक है, वो भरतनाट्यम सीख रही है, वो मैं सिखा भी रही थी भरतनाट्यम। अच्छा। हाँ, इनफैक्ट मैं मीरा भाईंदर से अंबोली, अंधेरी में एक स्कूल है अंबोली में, मैं बॉम्बे कैम्ब्रिज स्कूल में सिखाया भी करती थी। और आप 8वीं क्लास में थी? हाँ, मतलब 8वीं क्लास में आप टीचिंग भी करती थी, आप सिखाती भी थी? सिखा भी थी। मैं 5वीं कक्षा से मैंने भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। अरे वाह। जब मैं 8वीं में आई तो मेरे को ऑलरेडी 3 साल का भरतनाट्यम का एक्सपीरियंस था और मैं सिखा भी रही थी। तो अच्छा। देखो सीख भी रही है, वो सिखा भी रही है। डांसर शी इज वेरी गुड, बट वी डोंट नो एक्टिंग। डांसिंग और एक्टिंग में बहुत फर्क है जी। तो वो प्रोड्यूसर को मेरे पे कॉन्फिडेंस था एंड ही सेड कि जिस तरह से वो डांस करते करते एक्सप्रेशन दे रही थी ना, आई थिंक शी विल बी एबल टू डू इट। ओके। तो पापा बोले वो स्कूल भी जाती है, मतलब तो स्कूल में ही है, यू नो। ऐसे बोले कोई बात नहीं, उसको स्कूल हो जाने दो, उसका क्लासेस हो जाने दो, हर दिन 2 घंटा हम उसको रिहर्सल ट्रेनिंग देंगे। अच्छा। हम उसको डायलॉग्स देंगे, हम उसको समझाएंगे, हम 3-4 महीना हम उसको ट्रेनिंग देंगे। दैट्स हाउ the training started, dialogue delivery started and all. That's how मुझे याद है 25 अक्टूबर 1993 मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट आज भी मेरे पास में है। अरे वाह, ये तो एकदम 32 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, 32 years रनिंग राइट नाउ। और मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास हैं। हाँ, हर शो सब संभाल के रखा, इतनी मोटी फाइल है। अरे वाह। तो मैं कभी ऐसे लो हो जाती हूँ ना, तो मैं वो फाइल खोल के बस आई जस्ट गो थ्रू इट एंड ऐसे, नहीं यार कुछ तो किया है लाइफ में, इतना लो होने की जरूरत नहीं। इंस्पायर होते होंगे ना खुद से, यार ये शो किया, ये इतने साल शो चला, ये 5 साल किया शो, ये 7.5 साल किया शो, यू नो। मैं शायद एक ही शो से मैं रिप्लेस हुई थी जब मुझे स्लिप डिस्क हुआ था, अदरवाइज आई वाज डूइंग, ऐसा कोई शो से मैं रिप्लेस नहीं हुई, सिर्फ एक शो बिकॉज आई वाज नॉट वेल। और एक शो मैंने छोड़ दिया, कहानी घर घर की, बिकॉज मैं 5 बार ऑलरेडी सेट पे फेंट हो चुकी थी, मेरा बॉडी गिव अप कर गया। तो तब जाके मैंने खुद उसमें से रिजाइन किया था। अदरवाइज आई हैव बीन पार्ट ऑफ द शोज राइट फ्रॉम डे 1 टिल एंड। तो दैट्स हाउ मेरी जर्नी शुरू हुई। तो पहला वो टाइटल वाला कौन सा था शो? नहीं, मैं वो मेरा क्लोज है, मैं रिवील नहीं करना चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि कभी
मुझे मौका मिला तो उस टाइटल को मैं यूज करूंगी। तो आया नहीं, क्या हुआ वो नहीं आ पाया, बिकॉज वो प्रोड्यूसर जो थे ना वो एक तो बेचारे आउट ऑफ बॉम्बे के थे, वो भी इंडस्ट्री के इतने थे नहीं, तो वो पुश जो करना था वो हो नहीं पाया। लेकिन सी क्या होता है ना, वो तो नहीं हो पाया, बट आप इस फील्ड में आ गए। अब एक से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा, चौथा, वो धीरे 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 काम मिलते चला गया अपने आप ही। मुझे सचिन तेंदुलकर के साथ एड लोकल ट्रेन में मिली है। लोकल ट्रेन में, मुंबई की जो फेमस लोकल ट्रेन है। ये कैसे हुआ, मुझे डिटेल में जानना है, प्लीज बताइए। तो मैं जय हिंद कॉलेज में पढ़ रही थी जी। मैं चर्चगेट से मैंने ट्रेन पकड़ी और वो लेडी जो थी वो फेमस स्टूडियो होता था महालक्ष्मी। हाँ, बिल्कुल पता है। हाँ, वो वहां से महालक्ष्मी से चढ़ी। हम दोनों से सामने सामने बैठे और वो मुझे देखे जा रही है। मैंने कहा यार इसको प्रॉब्लम क्या है, क्यों मुझे ऐसे देख रही है। तो आया कांदीवली, शी सेड कैन आई टॉक टू यू? आई सेड हाँ, यस यू कैन टॉक। तो बोले कि मैं ना एक एड बना रही हूँ सचिन तेंदुलकर के साथ में, उनकी अपोजिट हमें एक लड़की नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली है, कल शूटिंग है और अभी तक मिली नहीं है, तो क्या तुम करोगी? तो मैंने बोला कि मैम मैं एक्टर ही हूँ बाय प्रोफेशन, और छोटी थी, स्ट्रगल कर रही थी तब भी, तो गाड़ी तो था नहीं, तो हम लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं ऑलरेडी 3 बार मिस मुंबई बन चुकी हूँ और दैट वाज माय 3rd ईयर ऑफ बीइंग मिस मुंबई, और मैं एक्टर हूँ। तो वो बड़ी खुश हो गई कि भैया जिसको पूछा उसको ऑलरेडी एक्टिंग आती है और मिस मुंबई भी रह चुकी है, तो उसको इंडस्ट्री के सारे तौर तरीके सब पता है, तो इसके साथ कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। तो बोली ठीक है, कल वानखेड़े स्टेडियम शाम को 6:30 बजे और रिपोर्टिंग। मैंने कहा रुको, मेरे पापा जेंट्स में है, एक बार मैं, बिकॉज मैं हर चीज मेरे पेरेंट्स से पूछ के करती थी या बता के करती थी या म्यूचुअल इसमें होता था हमारा। तो उसने कहा ठीक है, तो हम लोग नीचे उतरे, वो भी उतरी। वो एक स्टॉप आगे आई मेरे पापा से बात करने के लिए, फिर वापस ट्रेन पकड़ के फिर पीछे गई वो, और कंफर्म हो गया। एंड देन नेक्स्ट डे आई वाज शूटिंग विद सचिन तेंदुलकर इन वानखेड़े। मतलब आई वाज शूटिंग विद हिम, 2 दिन मैंने उनके साथ शूट किया। और उस टाइम पे पेजर हुआ करता था। हाय, मुझे ऐसा लग रहा मैं बहुत पुरानी। नहीं, पेजर का मोबाइल भी नहीं था। इंडिया में किसी के पास मोबाइल भी नहीं आया था, पेजर आया था। पेजर, मेरे पास पेजर हुआ करता था। तो अब फोन नहीं, फोन में कैमरा नहीं, तो मैंने सर के साथ तो मैं फोटो नहीं ले पाई, बट मुझे याद है उस टाइम पे अपनी फोटोग्राफ के ऊपर एक्टर्स का ऑटोग्राफ लेने का फैशन था। मेरे पास आज भी वो डायरी है जिसमें अमिताभ सर की, मिथुन सर की, जयप्रदा मैम की, ऋषि कपूर सर की, सबके मैंने ऑटोग्राफ लिए थे। एज अ चाइल्ड आई वाज लाइक लुकिंग लाइक दे आर द स्टार। हम इनको बड़े पर्दे पर देखते हैं, 90s की बात है। तो आज भी मेरे पास वो पूरा ऑटोग्राफ का बुक है। वो फोटोग्राफ है जिसमें 2 फोटोग्राफ में मैंने सचिन सर के ऑटोग्राफ लिए थे। कि मेरे पास और तो कोई प्रूफ नहीं कि मैंने आपके साथ काम किया है, बट एटलीस्ट ये तो रहेगा, वो ऐड तो होगा, या वो आई थिंक यूट्यूब पे ढूंढना पड़ेगा। मैं 90s की बात कर रही हूँ, लेट 90s की है, तो मेरे को अभी यूट्यूब पे ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ है, वो ऐड है। तो दैट्स हाउ आई गॉट। मुझे ये लाइन अपने तरफ खींच रही थी। मतलब आप सोचो, आप बैठे और लोकल ट्रेन में किसकी कास्टिंग होती है? किसकी होती है? सही बात है। I'm one of a kind जिसकी लोकल ट्रेन में कास्टिंग हुई है। So ये मुझे अपने आप खींच रही थी और आई वाज हैप्पी टू गो। मुझे और क्या चाहिए यार, घर बैठे मुझे शांति से, इज्जत से, रिस्पेक्ट से मुझे काम मिल रहा था, मैं ले रही थी। मतलब आराम नगर में लाइन नहीं लगानी पड़ी? नहीं, कुछ नहीं। वो था, वो स्ट्रगल था। देखो वो था स्ट्रगल। कैसे था वो स्ट्रगल? वो मेरी गलती है, मैं आज भी मानती हूँ मेरी गलती है। मैं थी 13 साल की और मेरे को लीड करना था। अब उस टाइम पे 13 साल में लीड नहीं मिलता था। आपको एक 25-26 की मैच्योर लड़की चाहिए थी। जिस तरह के डायलॉग्स बुलवाते हैं वो उन्हीं को ही सूट करता है एक्चुअली। 13 साल की लड़की को इतने बड़े डायलॉग सूट भी नहीं करेंगे। मतलब आज हम भी देखते तो बोलते अरे यार बच्ची को इसको क्या इतने बड़े बड़े डायलॉग्स बुलवा रहे हो। तो मतलब अनइमेजिनेबल चीजें हो रही थी मेरे साथ, यू नो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे लीड अभी नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे काम मिल रहा है बट मेरा एज ग्रुप मिल रहा है। नहीं, मुझे हीरोइन बनना है, मुझे हीरोइन बनना है। मुझे वो श्रीदेवी मैम जो है ना वो सर पे थी। तो वो फिर मुझे लोग समझाते थे, बाबू तुम्हारी एज अभी छोटी है। पेरेंट्स समझाते थे, यू नो, तुम्हारी एज छोटी है। वैसे स्टोरियां तब नहीं बनती थी, यू नो। नोबडी थॉट ऑफ मेकिंग बालिका वधू एट दैट टाइम। ऑफ कोर्स। हाँ, तो तुम अभी छोटे, तुम्हारा एज ही में तुमको मिलेगा, ऐसे करके।
फिर when I become 19, 20, that's when I started getting lead. तो जाके शांति हुई कि मैं हीरोइन बन गई. मुझे ऐसा लग रहा था मैं चाइल्ड एक्टर हूँ. मैं चाइल्ड थी तो मैं चाइल्ड एक्टर नहीं बनूंगी ना. कहाँ से मैं हीरोइन बनूंगी. पर मुझे सब नहीं मुझे हीरोइन बनना है. मुझे हीरोइन बनना. मैं 17 की हो गई, मैं 16 की हो गई, मैं 18 की हो गई, मुझे हीरोइन बनना है. तो वो स्ट्रगल था. वो मुझे लगता है वो मेरा स्ट्रगल था कि मुझे लीड नहीं मिल रहा है, यू नो, विदाउट नोइंग कि एज ही नहीं है. एज ही नहीं, ये भी चाइल्ड आर्टिस्ट वाली एज है, तो लीड कहाँ से करोगे. चेहरा तो इतना छोटा है और आपको कहाँ से वो मिलेगा. देन फिर मैं हीरोइन हूँ अभी, यू नो. तो ये श्रीदेवी मैम का जो भूत आपके ऊपर सवार था, जो आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बनी, कभी मिलना हुआ उनसे? हाँ, मैं उनके साथ 3 बार उनसे मैं मिल चुकी हूँ जी. 3 बार. एंड मैं ना, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी उनको देखने के बाद. ऐसे बहुत सोचा था कि बहुत कुछ बोलूंगी. एंड आई सेड मैम, आई एम ह्यूज फैन एंड टुडे व्हाटएवर आई एम, वेयरएवर आई एम, इज बिकॉज ऑफ यू. ये मैंने उनको बोला. I said I saw your चांदनी. ऐसा नहीं, मैंने आपकी चालबाज भी देखी, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी. एंड आफ्टर चांदनी आई लिटरली स्टार्टेड फॉलोइंग हर. मतलब मैं कोशिश करती थी कि मैं शूट से, अपनी पढ़ाई से उनकी फिल्में देखूं, थिएटर में जाऊं. बट उसके बाद फॉलो करना उनको शुरू कर दिया. आज के जमाने का जो वर्ड होता है ना, फॉलो करना. तो मैंने मैम को बोला, पर उससे ज्यादा मैं कुछ बोली नहीं. मैंने उनको ऐसे देख रही थी, टुकुर मैं देख रही थी. मैं उनको वैसे छूना चाहती थी, उनसे हाथ मिलाना चाहती थी. आई रिमेम्बर मैंने उनके पैर छुए थे. अच्छा. हाँ. तो मैं कुछ मुंह से ना निकल ही नहीं पाया और मैं इमोशनल हो गई कि फाइनली आई मेट हर, यू नो. जिसको देख के आपने सीखा है, इंस्पिरेशन लिया है. फिर इंडस्ट्री में भी तो बात होती ना कि हाउ शी इज अ वन टेक एक्टर. एंड तो ये वन टेक एक्टर जो दिमाग में है वो उनकी वजह से है. श्रीदेवी मैम इज एन वन टेक एक्टर. वो तगड़ा 2 दिन रिहर्सल करती है एंड वो सेट पे बहुत कम बात करती है. उनका पूरा फोकस होता है और प्रोड्यूसर का बहुत पैसा बचाती है. अच्छा. बिकॉज वन टेक एक्टर है ना. हाँ. तो प्रोड्यूसर का तो पैसा बचता ही. वो रिहर्सल करती है तगड़ा, वो सेट पे बहुत कम बात करती है एंड वो अपने में रहती है. एंड शी इज वेरी फोकस्ड. उनको कैसा भी सीन दे दो, ऐसे सीन उठा के लेके जाती है. तो ये सब सुन के मतलब उनसे कभी इतना लंबा हमारा कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ. हम मिले 2-3 बार ही मिले, पार्टीज में मिले. बट मैं ऐसा कोई उनके साथ काम नहीं किया मैंने, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी. बट मिलना हुआ लाइक दिलीप साहब सर. तो दिलीप साहब सर का बंगलो था बांद्रा में. और मुझे बोला गया कि मैम आपसे मिलना चाहती हैं. शायरा जी. हाँ. okay. तो वो पेजर आया मुझे. मैं ऐसे काँप रही थी. ऐसे शायरा वांट टू मीट. ये बराबर है ना, मैंने पढ़वाया लोगों से, ये सही पढ़ रही हूँ मैं कि मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रही हूँ. हाँ. बोले नहीं, शायरा बानो प्रोडक्शन हाउस से फोन है, ये नंबर दिया, इससे फोन करो, दे वांट टू मीट यू. तो पेजर आता था, फिर हम फोन करते थे. तो मैंने फोन किया तो उनके ऑफिस में से फोन उठाया. बोले हाँ मैम आपसे मिलना चाहती है, आपका फोटोग्राफ आया हम लोग के पास में और आप प्लीज आइए मिलने के लिए. तो मैं आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू देयर बंगलो एंड आई एम मीटिंग देम. हो सकता है सर भी हो, यू नेवर नो, यू नो, यूसी साहब भी मिल जाए. तो गए तो मैं सर तो एकदम सामने वाइट. मुझे अभी भी याद है उनका बड़ा सा हॉल. हाँ. और वो वुडन उनका वो था डाइनिंग टेबल बड़ा सा. हाँ. और सर बैठे हुए थे और मैं ऐसे कांप रही थी, लिटरली आई वाज शिवरिंग. और मुझे बैठाया गया, मुझसे पूछा कि अभी क्या कर रहे हो ना. तो मैंने कहा मैं 2 शोज ऑलरेडी मैं कर रही हूँ. बोले डेट्स है तुम्हारे पास? तो मैंने कहा हाँ, तब वीकलीज का जमाना था. डेली शो इतने हुआ नहीं करते थे. तो बात हुई एंड ऑल दैट. और मैं इतना अंदर ना कि यार मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं एक फोटो उनकी ले लूं. मोबाइल कैमरा पर तो बहुत दूर की बात थी, मोबाइल भी नहीं होता उस जमाने में. तो मुझे याद है मैंने अपनी सिर्फ डायरी में उनका साइन ऑटोग्राफ लिया था. ऐसे पता नहीं काम करूं या नहीं करूं, बट साइन तो ऑटोग्राफ तो पहले ले लो. तो शायरा मैम का लिया, दिलीप सर का लिया मैंने. और बहुत बात हुई. और दिलीप सर को मेरे बारे में एक चीज अच्छी लगी, ये कि ना मैं हिंदी में बात करती हूँ. अच्छा. हाँ. ओके. ऐसा नहीं कि आई एम नॉट एजुकेटेड या इंग्लिश मीडियम या सो कॉल्ड कॉन्वेंट में मैं नहीं गई. बट माय फर्स्ट प्रेफरेंस लैंग्वेज इज हिंदी. तो मैं हिंदी में बात कर रही थी और बाकी सब आते थे तो बड़ा अंग्रेजी. हाँ, कॉन्वेंट एजुकेटेड और ये और वो ऐसे करके. जबकि मैं साउथ बॉम्बे में पैदा हुई, मेरा कॉलेज साउथ बॉम्बे में था, बट फिर भी मैं प्रेफर करती हूँ हिंदी में बात करना.
सब लोग अपने लैंग्वेज में बात करते, हम क्यों शर्मा हिंदी बोलते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर को लगा कि ये एक ही लड़की आई है जो एक तो इसकी जबान साफ है, बिकॉज मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो ब्राह्मण फैमिली, इसकी हिंदी बाकी सब में से बेटर है, इसलिए मेरी कास्टिंग जल्दी हो गई, इसकी हिंदी बेटर है। और दूसरा कि मतलब इसको कोई शोशा नहीं कि मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो इम्प्रेशन बढ़ेगा। तो उन्होंने बहुत तारीफ की मेरी कि अच्छा लगा तुमसे मिलके, एक तो कोई यूपी मतलब कानपुर लखनऊ से पहली बात तो कोई बिलोंग करके आ रहा है, और वी लाइक द वे यू आर। एंड मैं साइन हो गई शो के लिए, मतलब नो ऑडिशन, नो नथिंग, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कौन सा शो था ये? वो भी मैं नहीं कर पाई। ये क्या बात हुई? मैं उस शो के लिए मैं कम से कम 3 से 4 बार उनसे मिली हूँ। अच्छा। कॉस्ट्यूम ट्रायल, ये एक बार लुक देख लेते हैं, स्क्रिप्ट के लिए आ जाओ, हुआ। लेकिन वो शो आगे बढ़ता गया और उसको लगे 3-4 महीना, और तब तक मैंने एक और शो ले लिया है। ओके। तो अब डेट्स ही नहीं है, यू नो ऐसे। तो फिर और सर का एक बार, दिलीप सर का ये था कि वो ना खिलाने के बड़े शौकीन है। अच्छा। हाँ, ये खा लो, मतलब वो उनके से बोलने में तो पूरा टेबल भर जाएगा। अच्छा। एंड खाओ। हाँ, ही लव्स लाइक खिलाओ। तो मुझे याद है मैंने बोला था मुझे ना लखनऊ का बकलावा बड़ा पसंद है। तो ही वाज सरप्राइज कि बॉम्बे की एक लड़की और इतनी चिंटू सी 16, 17, 18 साल की लड़की, इसको बकलावा पता है कि बकलावा क्या होता है। हमें तो आज पता चला है। ऐसे मैं उनसे बात करती, मुझे ना लखनऊ का ना बकलावा बड़ा पसंद है। तो ही वाज लाइक कि तुम जानती हो बकलावा क्या होता है? मैंने कहा सर मैं खाती हूँ, मुझे पसंद है। मैं जब भी उस तरफ जाती हूँ तो मेरे लखनऊ से जो भी रिलेटिव आते हैं मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज मेरे लिए बकलावा लेकर आइए आप। अच्छा। तो ही वाज सो सरप्राइज। तो ये सर मेरे पास अभी नहीं है, बट जब भी आएगा बकलावा पेजर करेंगे तुम्हें, आ जाना। तो मैंने कहा हाँ सर मैं। तो ही वाज वेरी फाउंड ऑफ लोगों को, मतलब उनके अगर ऑफिस में कोई जाए तो सवाल ही नहीं होता कि नाश्ता इतना बिना खाए वो भेजेंगे उसको। तो वो रिस्पेक्ट वगैरह जो पुराने जो लोगों में था ना, आई मिस दैट सम टुडे समवेयर, यू नो। आज आपको मशीन की चाय दे देंगे, उनकी भी गलती नहीं है, आज इतना काम का प्रेशर है, फास्ट फॉरवर्ड हो गया। और जिस तरह से दिलीप साहब थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं जितना इनके साथ टाइम स्पेंड करूंगी मैं उतना सीखूंगी। ये भी एक लक होता है ना, आप इतने सीनियर लोगों के साथ जब आप बैठते हैं, हाँ, उनकी कहानियां इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जॉनी लीवर सर, उनके साथ मैंने शोज किए, सो यू विल सी माय पिक्चर्स विद हिम। जॉनी लीवर सर, मैं उनके साथ शोज करती थी, तो वो मुझे बैठ के समझाते थे पैसे कैसे बनाने हैं इंडस्ट्री में, और पैसों को कैसे सही टाइम पे सही जगह इन्वेस्ट करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो ही टोल्ड मी अनशन पार्टियां करने की जरूरत नहीं है, यू डिड नॉट नीड टू थ्रो सो मेनी पार्टीज, यू नो। पैसे बना रही हो ना, सही जगह इन्वेस्ट करो। और कहाँ इन्वेस्ट करना है वो, और वो जब बोलते थे ना, मैं ऐसा एक टक उनको सुनती रहती थी। और आज भी मैं बोलती हूँ कि मैंने जो भी, आज मैं खुद के घर पे बैठी हूँ, मेरा लोन फ्री घर है, जो भी है आज, इज बिकॉज मैंने इन सारे लोगों की ना बातें सुनी, समझी और अमल किया। आज की जनरेशन क्या है, अरे यार हम बड़ी गाड़ी, पुराने जमाने के लोग रह रहे किराए पे, गाड़ी लेंगे 35 लाख की, which is very stupid। हाँ, आप गाड़ी लो 7 लाख की और घर लो, यू नो, बिकॉज गाड़ी तो वो तो 10 साल में वो 3 लाख रुपए बिक जाएगी। 10 साल में आपकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, वो उनको डबल हो जाएगा। वो उनको they don't want to listen। हम ना सुनते थे, हमारे सीनियर्स का हम सुनते थे, हमने डांट भी खाई है, हमने समझा भी है, हमको प्यार से अंडरस्टैंड, हमको ये बताया गया कि कैसे, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं सुनती थी। आप सुनोगे ना तो आप समझोगे, रिएक्शन देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। एक अच्छा लिसनर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो उन लोगों का जो ज्ञान जो मिला है ना, ये सीनियर लोगों का, तो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बहुत स्टेबल हो जाते हो व्हेन यू लिसन टू देम, यू नो, कि भाई जॉनी लीवर सर को क्या करना है यार, मैं कमा रही हूँ, मैं यंग हूँ, मैं उड़ाऊँ, सही बात है, क्या लेना है? 250 रुपए की कॉफी पीऊँ, कॉफी तो 10-20 में भी आ जाती है। हाँ। तो मैं क्यों बड़े ब्रांड्स में जाके, अरे इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, यू डिड नॉट नीड टू डू दैट, यू नो। तो दोस्तों के साथ तो आपको दोस्त चाहिए ना, कहीं पे भी टपरी पे भी बैठ के बात हो सकती है। हाँ, जरूरी नहीं है कि लाइक ओ यहाँ बैंडस्टैंड में जाके बात कर सकते हो। हाँ, अच्छी इनफैक्ट हवा भी आती हो। सो तो ये सब आई एम ग्लैड दैट मैंने ऐसे धुरंधर लोगों के साथ में मैं मिली, मेरे इंटरेक्शंस हुए, मेरी कई मीटिंग हुई, मैंने बहुत सीखा है। तो वो दिलीप साहब वाला शो ही स्क्रैप हो गया, सिर्फ आप नहीं कर पाए?
नहीं, वो शो तो हुआ। कौन सा था वो? DD1 पे था उनका शो। मैं अच्छा। नाम याद नहीं है बिकॉज मैंने किया नहीं। जी जी जी। तो DD1 पे था वो शो। Okay. उस टाइम पे DD1 भी बहुत अरे वो तो एकदम आज भी चल ही रहा है, आज भी चल रहा है, बट उसके अलावा कुछ ऑप्शन भी नहीं था और सारे अच्छे शोज उसी पे आते थे। तब 3 ही चैनल थे, धीरे धीरे आ रहे थे, 2 चैनल थे और DD1 था। तो DD1 DD2 रिमेम्बर मेट्रो ऐसे कुछ था। तो वो उस पे आया था एंड आई टोल्ड, आई सेड मैम मुझे इतना बुरा लग रहा है दैट आई एम नॉट एबल टू वर्क विद यू, बट आई कांट हेल्प इट, मेरे पास डेट्स नहीं है। फिर मैं ना गुड बैड बुक्स में नहीं आना चाहती कि डेटें नहीं है इसकी वजह से एडजस्टमेंट हो रहे हैं। और तब बॉडी डबल का फैशन भी नहीं था। नहीं, तब तो सोच ही नहीं सकते थे कि बॉडी डबल या ऐसे चीट कर लेंगे ऐसा कुछ। अभी तो सब कुछ होता है, तो नहीं कर पाई मैं। मतलब मेरा उतना ही उनके साथ में अनफॉर्चुनेटली था, बिकॉज क्या होता था तो वो आगे बढ़ रहा था, वो ये पता भी नहीं था कि वो कितना आगे बढ़ेगा। जी, तो फिर देन एज एन एक्टर आपको लगता है ना यार ये आया भी, ये कर लो, वो बढ़ी रहा है, वो बढ़ी रहा है। तो ये कहानी के सेट पे क्या हुआ था? 5 बार आपने बताया फेंट हो गई थी। तो मैं कर रही थी शगुन एज लीड। मैं कर रही थी कहानी घर घर की, जो मैं शगुन से पहले कर रही थी कहानी घर घर की। शगुन कर रही थी, क्या बेटी पराया धन कर रही थी, और क्रिएटिव आय का और संवाद का शिकवा कर रही थी। अच्छा, DD1 पे एक साथ सारे डेली शो, और ये सब साथ में चल रहे थे। इस ये शगुन कहानी घर घर की और जब तक व्रत धीरज कुमार का, मैं उनकी पेटेंट पार्वती थी। पेटेंट पार्वती। हाँ, एनी शो जब तक पार्वती सुरभि तिवारी, श्री गणेश पार्वती सुरभि तिवारी, जय गणेश पार्वती सुरभि तिवारी, या सती प्ले कर रही हूँ या पार्वती प्ले कर रही हूँ, तो मैं बैक टू बैक सती पार्वती आई वाज डूइंग विद देम। तो वो कर रही थी। जब वो खत्म हो गया तो कहानी घर घर की और शगुन कर रही थी, फिर शिकवा कर रही थी, फिर क्या बेटी पराया धन अगेन क्रिएटिव आय का कर रही थी। सी लकीली मुझे मेरे प्रोड्यूसर्स, ये भी तो आप देखिए कि मेरे प्रोड्यूसर मुझे रिपीट करते हैं। ऑफ कोर्स उनको अच्छा लग रही है, आपकी एक्टिंग अच्छी लग रही है कंटिन्यूसली। तो मैं पहली बार फेंट हुई क्या बेटी पराया धन के सेट पे। अच्छा, क्योंकि मैं 4 डेली शो कर रही थी, मैं 7 to 2, 2 to 2 ऐसे काम कर रही थी। महीने में 30 दिन था, मैं 40 दिन शूट कर रही थी। अब क्या हो गया, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये शुरू हुआ 2000 से। कहानी शुरू हुआ 2000 में, शगुन भी शुरू हो गया था 2000, टेलीकास्ट 2001 में हुआ, बट शुरू तो हो गया था 2000 में। जब तक व्रत 2000 में चल रहा था, ये 2000 से लेके 2005 तक माई बॉडी गेव अप। बहुत लंबा टाइम है। मेरी बॉडी गेव अप, मेरे पैर जैसे खड़े खड़े पत्थर हो गए थे। अच्छा, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं यहाँ विग पहनती थी तो वो विग लगे रहने की वजह से यहाँ घाव हो गया था। एक दिन तो यहाँ से ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। अच्छा, इतना ज्यादा बिकॉज इतने साल टाइम से आप वो क्लिप लगाया ना आपके सर पे। वो आप सुबह सोचो 7 की शिफ्ट के लिए आप 6:30 बजे से लेकर आपको 2 बजे तक आप हर दिन विग पहन रहे, तो क्या होगा? ये स्किन नीड्स टू ब्रीथ, वो नहीं हो रहा था। सो नहीं रही थी मैं। आई स्टार्टेड फेंटिंग। बहुत धन कहानी घर घर की के सेट पे, शगुन के सेट पे डॉक्टर आ रहा है, बीपी लो हो रहा है एंड ऑल दैट, यू नो। और क्या उम्र आपकी 24, 25, 23 ऐसे। देन मुझे डॉक्टर ने बोला, देखो अच्छा है, काम कर रही हो, बहुत है, मैं तुम्हारे लिए सेट पे 3री बार आया हूँ। दिस इज नॉट गुड सुरभि, अपना हेल्थ का ध्यान रखो। और तुम कुछ मस्ती मजाक पार्टियां नहीं कर रही हो, तुम काम कर रही हो, बट उसका भी एक लिमिट होता है। और कितने साल से तुम कर रही हो। सो देखो, प्रोड्यूसर ना तुमको रिप्लेस कर देगा, तुम्हारे पेरेंट्स के पास तुम्हारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। सही बात। सो आई अंडरस्टूड। देन कुछ प्रोड्यूसर ने शांति से मुझे क्या बेटी में मैंने बोला कि बोले नहीं हम जानते हैं। मैंने कहा देखिए मैं शगुन छोड़ नहीं सकती, बिकॉज शगुन इज इट्स माई बेबी, आई एम द शगुन, मतलब आई एम आराधना ऑफ शगुन, आई कांट लीव शगुन। तो फिर मैंने क्या बेटी पराया धन छोड़ा, मैंने कहानी घर घर की छोड़ा। तो उसमें कुछ लोग गुस्सा भी हो गए थे मुझसे। और फिर मैंने क्या किया, एक DD का शो छोड़ा, क्योंकि DD में बैंक होता था। अच्छा, शिकवा मैंने कंटिन्यू किया। और मैंने शगुन तो करना ही था मुझे, तो मैंने 2 शोज छोड़ दिए। ओके, उसके बाद कहीं जाके धीरे धीरे मेरी बॉडी ट्रैक पे आई, रिकवर हुआ। मैं पुट ऑन भी कर गई थी 10 किलो पुट ऑन कर गई थी मैं। फिर बाद में जब ये शोज बंद हुए, वाइंड अप हुए, फिर मैंने 10 महीना अपने बॉडी को दिया और मैं बैक टू 53 kgs पे आई थी। ओके, ओके। तो
तो ये नाराजगी किसकी थी कहानी में? एकता कपूर ब्रांड मतलब कहानी छोड़ना एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा डिसीजन होगा सुरभि। या इट वाज और मुझे बोला भी कि जितने पैसे चाहिए तुम बताओ, हम देंगे तुम्हें। अच्छा। हाँ, मैंने कहा आई एम नॉट, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं पैसों के लिए कर रही हूँ तो नहीं, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मुझे हेल्थ के वजह से अच्छा, तब ये नहीं था ना कि अच्छा इसकी हेल्थ का इशू है। बाद में हुआ, उसी सेट पे काफी एक्टर्स के साथ उन्होंने किया कि 9 to 6 ही ये लोग काम करेंगे। अच्छा, ड्यूरेशन कम कर दिया। हाँ, कम कर दिया। बट हम बहुत पुराने टाइप्स के लोग हैं ना, तो हमारे टाइम पे ही नहीं था ये बाद में हुआ है। जिस हो सकता है मैं भी उसका एक जरिया रही हूँ कि यार हमने उसका टाइम कम कर दिया होता तो शायद तो मुझे पैसों का लालच दिया गया, मुझे रोल का लालच दिया गया। पर मैंने कहा मैं ना, मेरी आंखें नहीं खुल पा रही, मैं फेंट हो रही हूँ, आई कांट डू इट, प्लीज अंडरस्टैंड माई। फिर देन मैंने कहा सर मुझे कुछ हो गया ना, आप मुझे रिप्लेस कर दोगे, आपका शो को कुछ नहीं होगा। सही बात। बट मेरे पेरेंट्स मेरा ना इस उम्र में रिप्लेसमेंट नहीं ला पाएंगे। तब जाके मुझे रिलीज किया गया। ओके। तो यहाँ लोगों को रातों रात निकाल दिया जाता है, बट आपके लिए इतना मैंने खुद डिसीजन लिया कि मुझे अगर हेल्दी रहना है और मुझे सोना है और मुझे क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से आपका पुट ऑन होता है। जी। तो मैंने कहा कि अगर मुझे हेल्दी रहना है तो मुझे काम कम करना पड़ेगा। मुझे 3 महीने में 1 दिन छुट्टी मिलती थी, वो भी इत्तेफाकन ऐसा हो गया कि कोई शूट नहीं कर रहा है। 3 महीने में एक दिन। वाओ। ऐसे मैंने काम किया। 3 मंत्र ऑफ, मंत्र ऑफ, वो क्या बोले इसको, मुझे वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि 3 महीने में एक दिन। मेरे पास डायरिया है, आज भी मेरी पुरानी डायरिया है। मैं कभी देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ यार मैंने कैसे इतना सारा काम कर लिया यार। 3 महीने में एक दिन छुट्टी है, इत्तेफाकन की उस दिन कोई नहीं शूट कर रहा है, तो छुट्टी हो गई तो मैं सो गई। मतलब फिर मैं सोती थी तो लाइक 10 घंटे 11 घंटे, और मेरे फैमिली बोलते थे वो सो रही है, आज उसको सोने दो। और फिर उस दिन मेरा होता था कि चलो आज हम बॉडी मसाज लेंगे, आज हम पार्लर में, तो मेरे तो पार्लर वाली भी सेट पे आती थी। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था बाहर जाने के लिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये पुट ऑन हो गया था तो एक्ट्रेस के लिए ना अभी भी, अब तो चलिए थोड़ा सा लोग ओपन हो गए हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बॉडी मतलब आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको कितना पतला होना है, कौन सा साइज में जाना है वहाँ। लेकिन आपको कितना फेस करना पड़ा ये सब कभी? से क्या हो गया 2003 में, ऑफ कोर्स आई वाज नॉट रियलाइजिंग कि मैं जिस तरह से काम कर रही हूँ स्ट्रेस है, मुझे PCOS हो गया। अच्छा। तो मैं डॉक्टर के पास गई, सोनोग्राफी हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ एंड ऑल दैट। तो सोनोग्राफी में आ गया कि आपको PCOS है, जो कि डॉक्टर डरने की बात नहीं है, दवाइयाँ देंगे ठीक हो जाएगा। मुझे चेहरे पे ना पिंपल्स होते थे बहुत ज्यादा, और चेहरा लाल रहता था। तो कैमरामैन भी कितना नेट लगाएगा। आफ्टर अ पॉइंट मेरे कैमरामैन ने मुझे बुला के बोला कि आई थिंक यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर। मैम कितना नेट लगाऊंगा, फिर भी वो दिख रहा है, पिंपल्स दिख रहे हैं आपके, यू नो, एंड पिंपल विद पस एंड ऑल दैट। ओके, ठीक है। तो मेरे को पता ही नहीं, मुझे कि हमको तो होश ही नहीं था ना कि लाइफ में क्या हो रहा है। तो हम शूट करने में लगे हुए हैं, तो PCOS क्या होता था मुझे ये भी नहीं पता था। तो फिर मैं गई डॉक्टर के पास गई, लेकिन क्या हो गया, वो दुर्भाग्य सारा कि डॉक्टर की 5वीं असिस्टेंट थी उस दिन, डॉक्टर नहीं थी और हमको छुट्टी नहीं। अच्छा, मतलब जो मेन डॉक्टर है वो नहीं है और मुझे उस दिन छुट्टी नहीं थी जिस दिन वो है। अच्छा, तो वो डेट मैच नहीं हुआ। उसकी 5th असिस्टेंट ने जो दवाई दी वो उसमें पुट ऑन होने वाले चीजें थी। ओके, शी वाज न्यू, शी डिडंट अंडरस्टैंड, शी इज एन एक्टर, ये उसको नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। मेरे को पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होएगा। उसने दवाई दी, मैं लेकर आ गई, मैंने खाना शुरू कर दिया। मैं शूट कर रही हूँ और मेरा पुट ऑन होते जा रहा है और मैं ये कोई रियलाइज ही नहीं कर रहा कि दवाइयों की वजह से भी इसका हो रहा है। हमको लग रहा है स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो वो PCOS तो ठीक हो गया 1 साल में, बट वो जो दवाइयों की वजह से वो पुट ऑन हुआ, उसको कम करने में ये ब्रेक के बाद मैंने काम किया। और फिर जब 2007 में मुझे स्लिप डिस्क हुआ जिम में, L4, तब मेरे को L5S1 था। तब मैं वापस स्टीरॉइड्स पे थी, पेन किलर, स्टीरॉइड्स, उसमें भी स्लिप डिस्क से बाहर आने में मुझे 10 महीने लगे। अच्छा, हाँ, मतलब मेरी ये सिचुएशन थी, बहुत ज्यादा नहीं था, पर वो पेन शुरू में इतना होता था ना कि वो करवट लेके वॉशरूम जाने में भी मुझे 15 मिनट लगता था। इतना ज्यादा मैं पेन में थी। धीरे धीरे करवट लो, धीरे धीरे बैठो, धीरे धीरे सब पकड़ के जाओ। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको वॉशरूम जाना है तो आपको अभी शुरू करना पड़ेगा ताकि आप 10 मिनट बाद पहुंच जाओ। ये हालत थी। पुट ऑन हो गया एंड फिर वापस मैंने उसके बाद कम करने की कोशिश की, यू नो।
फिर एक पॉइंट आया जब मैंने भाभी प्ले करना शुरू कर दिया, यू नो, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि भाभी उनको पतली नहीं चाहिए थी, भाभी जैसी भाभी ठीक है, यू नो, ऐसे। फिर स्लिप डिस्क के बाद मुझे बहुत टाइम लग गया वो पुट ऑन उसका संभालने पे। फिर मैंने बोला आई विल रॉक विद दिस बॉडी। मैंने कहा इट्स ओके, आई पुट ऑन वेट, इट्स ओके, आई विल रॉक। मैं ना अपने आप को छुपाऊंगी, ना लोग काम नहीं लेते हैं, नहीं मैं काम नहीं लूंगी, अभी मेरी डिलीवरी हुई है, पुट ऑन हो गया, मैं काम नहीं लूंगी। मैंने कहा मैं काम लूंगी, मैं इसमें भी काम लूंगी, एंड आई विल रॉक टीवी। आई टुक द वर्क द वे आई वाज, यू नो, ओके। मुझे घर नहीं बैठना। अरे यार, जो लड़की 13 साल की उम्र से काम कर रही है वो घर कैसे बैठेगी? और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। या वो 10 महीने में ही मेरा फ्रस्ट्रेशन हो गया था। आई वांट टू गो बैक टू शूट, आई वांट टू गो बैक टू, इतना अच्छा काम हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ यार। तो आई स्टार्टेड। अब माँ तो हमें 23 साल की उम्र में शगुन में माँ ही बना ही दिया था, कहानी कर करके में हमें बहुत यंग माँ बना दिया था। तो हमें माँ बनने में अब कोई अब बुरा भी नहीं लगता था कि खुद 29 साल के हैं और 28 साल के बच्चे की माँ का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आई सेड इट्स ओके, यू शुड बी कंफर्टेबल, यू आर, आप अंदर से आप खुश हो, आप खुद को आंसरेबल हो, आप दुनिया को आंसरेबल नहीं हो, आपका बिल कोई और पे नहीं करने आएगा। यू आर फैट, इट्स ओके, आई एम फैट, ओवरवेट बोल लो, ओबेस बोलना है बोल लो, आई विल रॉक, आई विल वर्क विद दिस बॉडी, आई विल वर्क विद दिस बॉडी। बट कभी रिजेक्शन हुआ बिकॉज़ सेइंग दैट यू आर नॉट फिटिंग इन द कैरेक्टर? कई बार मुझे बोला गया कि यार तुम वेट लूज कर लोगे ना तो हम वापस तुम्हें लीड देना चाहते हैं। अच्छा। तो मैंने उसके लिए भी गैप लिया, एक साल गैप लिया, मैं जिम गई, मैंने डाइट किया एंड ऑल दैट, बट मे बी इट वाज नॉट इन माय डेस्टिनी कि मैं वापस 53 हो पाऊं। नहीं हो पाई। तो मैं वापस आ गई, मैंने कहा सॉरी नहीं मिल रहा है, इट्स ओके, जो मिलेगा मैं वो करूंगी। तो माई तो बनाओगी मुझे, इवेंचुअली शो शुरू करोगे हीरोइन की तरह, फिर नहीं चला तो तुम बोलोगे टीआरपी नहीं आ रही है, हम जनरेशन जंप ले रहे हैं, फिर तुम मुझे माँ ही बनाओगे। तो मैं ऐसी माँ ठीक हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है, हेल्दी माँ ठीक। हाँ, हेल्दी माँ ठीक हूँ। स्लिप डिस्क के टाइम कौन सा शो आप कर रही थी जो आपको छोड़ना पड़ा था? हरी मिर्ची लाल मिर्ची DD1 पे लीड। अच्छा। मैं फुल फ्लेजेड लीड कर रही थी जब मुझे स्लिप डिस्क हुआ, एंड ये जिम में हुआ था एक्चुअली। अच्छा। हाँ, वो गलती से 30 kgs मैंने बैक से उठा लिया था। मैं एब्स कर रही थी तो 30 kgs वहां से उठाया मैंने, तो ये जिम में हो गया। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ट्रेनर को लगा, मैंने चेक किया, मुझे लगा ट्रेनर ने चेक किया। मैं 10 किलो उठाती थी, वो 30 kgs था, और दोनों में से किसी ने भी चेक नहीं किया। ओके। एंड एक्सीडेंट हो गया वो एक्चुअली देखा जाए तो मैंने आई कॉल माय प्रोड्यूसर एंड आई सेड मेरा MRI रिपोर्ट आया है एंड आई हैव गॉट L4 L5 और मैं अभी शूट पे नहीं आ पाऊंगी, ये सिचुएशन है मेरी। तो राकेश जी संवाद के जो बॉस, मतलब संवाद उनका ही है, तो उन्होंने बोला कि वी डोंट वांट टू रिप्लेस यू सुरभि, मतलब हम उनके साथ भी मैं 98 से काम कर रही थी। अच्छा। और ये 2007 था, मैं उनके साथ भी 10-11 साल से काम कर रही थी, यू नो। तो बोले कि हम नहीं रिप्लेस करना चाहते हैं, बट अभी सिचुएशन ऐसी है तो वी हैव नो ऑप्शन। शो तो जाना ही है ना। हाँ, शो तो करना ही है। और फिर मैं उठती, मैं कैसे उठती, मैं 100% नहीं हो पाती, मैं वो मूवमेंट नहीं दे पाती। तो हम किसी और का भी काम क्यों करा, और उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं 11 साल से काम कर रही हूँ, जो मुझे बैक टू बैक काम दे रहे हैं, मुझे कोई स्ट्रगल नहीं था, यू नो। एक शो खत्म हुआ, सुरभि को बोला, यू नो, करके मैं क्यों उनके साथ ऐसा करूँ। और आपकी हेल्थ पे भी तो असर आता है ना, क्योंकि स्लिप डिस्क में आपको रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, इट इज रिक्वायर्ड। मुझे 10 महीने लगे, पूरा एक्सरसाइज एंड रेस्ट बोथ आर रिक्वायर्ड, प्लस मेडिसिन्स, प्लस फिजियो, बहुत कुछ। फिजियोथेरेपी भी 4 महीना तो फिजियोथेरेपी चली मेरी, लिटरली। घर पे आते थे कुछ, कहीं तो मैं जाती थी डॉक्टर के पास। फिर वो लीड मेरा मतलब रह गया। या वो बहुत अच्छा शो था एंड कॉमेडी था, so you love doing comedy, you know, एक नॉर्मल हंसना हंसाना, you know, like, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा कि वो कॉमेडी लीड मेरे हाथ से चला गया। तो श्रीदेवी आपकी फेवरेट थी, इंस्पिरेशन थी। जब वो इस दुनिया से गई, क्या हालत थी सुरभि? बहुत दुख हुआ रहेगा। I mean, सभी दुखी थे, बट यू नो, क्योंकि आपका कनेक्शन थोड़ा अलग। मेरी चाचा की बेटी की शादी थी। अच्छा। जब वो न्यूज आई, आज उसकी आज संगीत खत्म हुआ, हम रात को सोए हैं। हाँ। अगले दिन उसकी शादी, और नींद में से मम्मी ने उठाया, शी इज नो मोर। और मैं थकी, आपको संगीत में हम नाच वाच के, ये शादी है, घर में शादी, एक्साइटमेंट पूरा, इतने दिन की थकान, हमारी शॉपिंग की, इसकी उसकी, संगीत का रिहर्सल, ये वो करके
और ना मैं ऐसे मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या सुना। और टीवी फुल फ्लेजेड में चालू, ये इसी घर ही घर था, ये टीवी फुल फ्लेजेड में चालू। और मैं ऐसे धीरे धीरे उठ के पकड़ के मैं टीवी में ऐसे देख रही हूँ और ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। एंड आई वाज लाइक कि व्हाट हैज हैपेंड, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। दिस नॉट टाइम, नॉट एज, 54 शी वाज आई थिंक, दिस नॉट द एज टू गो। ऐसे कैसे हो गया, यकीन ही नहीं हो रहा था कैसे, मतलब मेरे को इतने सारे क्वेश्चंस थे। पहली बात तो वो टू गेट इनटू टर्म्स कि ये हुआ है। हाँ। तो 15 मिनट तो बैठ के टीवी को ऐसे ही देख रही हूँ मैं, मतलब मैं ब्रश भी नहीं की हूँ, मैं मुंह भी नहीं धोया, मैं टीवी के सामने ऐसे बैठी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या देख रही हूँ। 15 मिनट में सिंक इन हुआ है जब सारे चैनल्स घुमा के देखे कि नहीं ये हो गया है। धड़ 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 धड़, मतलब मुझे आई फेल्ट लाइक मेरा कोई बहुत अपना चला गया, मेरा गुरु चला गया। हाँ, बिकॉज आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था ना उनके साथ। उनको देखकर आपने एक जर्नी शुरुआत की। उनका प्रोफेशनलिज्म, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका बिहेवियर सेट पे, कैसे हिंदी सीखी, खुद के लाइंस खुद फिल्म में डब करना शुरू किया उन्होंने। एक साउथ की लड़की आकर, अननोन लैंग्वेज फॉर हर, हिंदी में कमांड, फिर धीरे धीरे उर्दू में कमांड कैसे किया उन्होंने, यू नो, वो पूरा हमने सीखा है उनसे, विदाउट हर नोइंग कि हमने सीखा है। सही बात है, यू नो, जो इंडस्ट्री से सुन के सारी चीजें कि वो ऐसी है, वो ऐसी, वो सेट पे टाइम पे आती है, वो उनके लाइंस उनको एकदम मगअप रहते हैं। वो अनशन कुछ नहीं बात करती है सेट पे, शी इज ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर वर्क, यू नो। शी इज गॉन, शी इज नॉट देयर। अब मैं दोबारा उनसे मिल नहीं पाऊंगी। मेरे को इतना सारा सीखना है उनसे, मेरे को इतना सारा क्वेश्चंस था कि मैम वो सीन कैसे किया, अगर ऐसा सीन आ जाए तो कैसे करना है। वो कुछ नहीं हुआ है और वो चली गई। बाप रे, अभी भी मैं ना देखो, आई एम लाइक सॉरी। होता है इमोशनल बॉन्ड। Yeah, it is, yeah, because guru, you know, and she's not even aware that she's my guru, but she's my guru. और वो चली गई। फिर बाद में जाके थोड़ा सा संभले, एंड फिर मेरे को कोई क्वेश्चन था कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। देखा जाए तो आज भी मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि यकीन नहीं होता ना कि कोई बाथटब में कैसे गिर के, वो भी श्रीदेवी जैसा, मतलब वो अभी तो वो थियरी समझ में नहीं आ रही, क्लियर नहीं हो पाई है। कुछ केसेस जैसे सुशांत सिंह है, श्रीदेवी है, ऐसे केसेस, आरुषि के समझ में ही नहीं आता है आखिर हुआ क्या, समझ में नहीं आता, बट हो गया। तो सुशांत का भी बहुत धक्का लगा कि मैंने उसके साथ काम किया है, तो उसका भी बहुत, मतलब क्या बोलेंगे अभी। सुशांत वाला कौन सा था आपका शो? हमने क्रॉस प्रमोशन किया था एक्चुअली। वो अपना कर रहा था पवित्र रिश्ता, और हम लोग कर रहे थे अगले जन्म में बिटियाई की। दोनों सेम चैनल, फिर सेम चैनल था हमारा, और हमें अक्सर क्रॉस प्रमोशन के लिए साथ में महासंगम, महा एपिसोड, एंड दैट टाइम सुशांत एंड अंकिता वे गोइंग डेटिंग ईच अदर। तो कभी कभी ऐसा होता था ना कि मेकअप रूम का, वैन का कनेक्शन खराब हो गया, तो मुझे आके बोला जाता था कि उसका ना जनरेटर काम नहीं कर रहा है वैन का, तो क्या अंकिता को आपके वैन में भेज दें। हम टीवी एक्टर्स तो टचवुड बहुत फैमिली जैसे होते हैं, हाँ भेज दो। तो बिकॉज अंकिता वैन में थी और इन दोनों का अफेयर चल रहा था, तो वो भी मेरे वैन में होता था, तो पूरा दिन, मतलब शॉर्ट आया उसके बाद में हम लोग बैठ के चिली मार रहे होते थे। तो दैट्स हाउ आई न्यू सुशांत, ऐसे। और ये कई बार हुआ है क्रॉस प्रमोशन ऐसे करके। तो प्रोडक्शन को ये समझ में आ गया था कि अंकिता और सुरभि तिवारी का जमता है, तो इनको मेकअप दे सकते हैं कुछ हुआ तो फिर बाद में ऐसा होता है कि वैन अलग भी दी होगी तो भी हम साथ में बैठ के चिल मारते थे। वो फ्रेंडशिप हो जाती है ना, फिर साथ में बैठ के बातें करना अच्छा लगता है, एक दूसरे से शेयर करना। तो ये तो इंडस्ट्री की बात रही, लेकिन इतना सक्सेस आपने कमाया, इतना नाम कमाया, लगता है थोड़ा पर्सनल लाइफ में अनलकी साबित हो गया? अगर मैं शादी की बात करूं तो अनलकी तो मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज आई स्टिल बिलीव मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, आई स्टिल बिलीव। और मैं अभी भी इसको बहुत प्रमोट करती हूँ। मैं जो भी सिंगल होता है उसको पकड़ बोलती हूँ शादी करना है तुम्हें। शादी करना है तुम्हें। और जिन्होंने शादी कर ली तो बोलती हूँ गुड न्यूज कब सुना रहे हो, बच्चा कब दे रहे हो। मैं बोर होती हूँ, मुझे बच्चा खिलाना है तुम्हारा, तो मेरा वो प्रवचन चालू होता है। और जिन्होंने एक बच्चा कर लिया उनके मैं पीछे पड़े होती हूँ दूसरा
मेरा ये मानना है कि पहला बच्चा माँ बाप के लिए होता है और दूसरा बच्चा पहले बच्चे के लिए होता है। ये बात तो है। मैं अपनी बिल्डिंग में भी मेरे जो नेबर्स हैं या मेरे कॉम्प्लेक्स में जो नेबर्स, मैं सबको पकाती रहती हूँ कि शादी हो गई, कितने सालों की, बहुत हो गया, अभी चलो हैव बेबीज नाउ। तो मैं आई स्टिल बिलीव एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में भी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक फेज है जो मैं अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर हमने बहुत अच्छा कवरेज किया था जो आपका क्राउन सेरेमनी वगैरह जो हुआ था ससुराल में, तो एवरीथिंग वाज टू गुड, मतलब इट वाज लाइक योर ड्रीम कम्स ट्रू, जो होता है ना कि वो आप यकीन से ज्यादा होता है कि आप सपने में सोचते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, बट आपके साथ हर वो चीज हुई और इतना अच्छे से स्वागत करना ससुराल में और बहुत अच्छा हुआ। व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली सुरभि? सी, वो चाहते थे कि वो जैसा कह रहे हैं मुझे वैसा करना है। अब हम बॉम्बे की लड़की, हमको बचपन से सिखाए इंडिपेंडेंट बनो, आर्ट कॉमर्स साइंस क्या लेना है तुम्हारी चॉइस से लो, क्योंकि तुमको पढ़ना है, तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है। हमको इतने छोटे से बॉम्बे में जानबूझ के हमें गाड़ी घोड़ा, यहाँ पे तुम देखोगे कल्चर नहीं है। बाइक दे दी पेरेंट्स ने, साइकिल दे दी, गाड़ी घोड़ा दे दी, नहीं, विरार लोकल में धक्के खाओ, तब जाके पेशेंस आएगा तुम में कि ट्रेन में चढ़ना कैसे है, उतरना कैसे है, और अनजान लोगों के साथ में सीट कैसे बैठ के शेयर करना है, एडजस्टमेंट सीखोगे, पेशेंस सीखोगे, टाइमिंग सीखोगे, आप वो बनोगे, पंक्चुअल बनोगे। हमको इसलिए विरार लोकल है ना, एक अपने आप में बहुत बड़ा स्कूल है। मुझे लगता है बॉम्बे की जो भी लोकल ट्रेन है, बहुत बड़ा स्कूल है अपने आप में, और हर माँ बाप को अपने बच्चों को वहां भेजना चाहिए। तो ये हमें बोला गया इंडिपेंडेंट बनो, आपको आपके डिसीजन खुद लेने आने चाहिए, यू नो। एक पॉइंट के बाद में मेरे पेरेंट्स इंडस्ट्री में नहीं आते थे, मैं अपने डिसीजंस, अपने कॉन्ट्रैक्ट, पैसा कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, मेरे टाइमिंग क्या होंगे, मुझे कब पैसा मिलेगा, ये सब प्रोड्यूसर से मैं खुद बात करती थी। मुझे मेरे पेरेंट्स ने ऐसे ही रखा है कि अपना डिसीजन खुद लो, आप अच्छा करोगे आप भोगोगे। मेरे पापा की लाइन थी, आप अच्छा करोगे आप भोगोगे, आप बुरा करोगे आप भोगोगे। सही बात। एक हम लोग एक पेरेंट्स एक हद तक रहेंगे, उसके बाद में पूरी दुनिया तुमको जाके समझनी है। राइट। अब ससुराल जब मैं गई तो मुझे बोला कि अपना ये दिमाग हटा के साइड में रखो, हम जैसा बोल रहे हैं तुमको वैसा करना है। तो जो लड़की, मतलब मेरा पासपोर्ट इतना मोटा है, जो इतने घूम चुकी है, शोज कर चुकी है, अवार्ड ले चुकी है, अवार्ड दे चुकी है, इतनी छोटी उम्र में जो लड़की खुद का घर बना चुकी है, गाड़ी घोड़ा कर चुकी है, आप अचानक से बोल रहे हो कि वो ब्रेनलेस है या ब्रेनलेस बन जाए, अपना दिमाग साइड में हटाए और हम जैसा बोल रहे हो अब तुमको वैसा करना है। तो ये शादी की पहले क्यों नहीं बताया मुझे? सही बात है। अगर आपको ऐसी लड़की चाहिए थी तो हमने तो काफी अच्छा खासा टाइम शादी के पहले स्पेंड किया था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये पहले? तो मैं सोचती कि ना कि मुझे इस परिवार में शादी करनी है या नहीं करनी। आप शादी के बाद 180 डिग्री टर्न आपने क्यों मारा? मुझे बच्चे चाहिए थे, मैंने सेकंड मीटिंग में बोल दिया था कि देखो शादी वादी हो रही सब ठीक है, मुझे फैमिली चाहिए, मेरे पास सब है, मुझे फैमिली चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, और बच्चा नहीं मुझे बच्चे चाहिए। मतलब तो आपने, अगर ऐसा था कि आप इतने कीन नहीं हो तो आपने हामी क्यों भरी हर चीज के लिए? ये करेंगे वो करेंगे, ये भी करेंगे, काम करने देंगे, बॉम्बे शिफ्ट होऊंगा मैं, हम बच्चा करेंगे, और उसके बाद आप हर एक चीज से सीधा 180 डिग्री आप टर्न मारते चले गए। देन ये प्रेशर कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, आप 5000 करोड़ बनाओ, आप पॉलिटिशियन से मिलो, आप दिल्ली शिफ्ट हो, तो प्रोफेशन का क्या होगा? या जब काम आए तो बॉम्बे जाओ, फिल्में करो, ये पूरा 180 डिग्री टर्न मारा गया था लिटरली, विच मैं नहीं ले पाई। मेरा कहने का मतलब है अगर आपको 5000 करोड़ चाहिए तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी रखिए, या आपको एमएलए बनना है तो आप उसके लिए मेहनत करिए और आप करिए। मुझे ना अभी तक भी मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे 5000 करोड़ चाहिए, यू नो। बस मैं भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ मेरा हाथ कभी किसी के सामने ऐसा ना हो। हाँ, मैंने काम किया है तो मैं हक से अपना पैसा लूंगी, मांगूंगी, और उसके मैसेज व्हाट्सएप सब करूंगी मैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मेरा कभी मेरा हाथ फैलाने की बस मेरा लाइफ, मुझे इतना पैसा भगवान दे दो
कि मैं अपना हर चीज आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ बस। बाकी मेरे को सब बहुत सीरियस पैसा 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ का मुझे लालच नहीं है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप अपने रीढ़ की हड्डी पे करिए, मेरी रीढ़ की हड्डी पे नहीं, या मुझे मत मेरा शोल्डर मत इस्तेमाल करिए, जो कि वहां पे बहुत लेवल पे मेरे साथ किया गया। अच्छा। हाँ, उन लोगों ने मुझे परेशान करने के लिए मेरे पे 4 केसेस किए। वाओ। अलग अलग केसेस किए। मदर इन लॉ ने डोमेस्टिक वायलेंस किया 1 केस, सिस्टर इन लॉ ने श्वेता मनीष सिन्हा ने 1 केस किया मेरे ऊपर। किस लिए किया? डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा, मैंने उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया। ओके। शिल्पा ब्रिजेंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रवीण की छोटी बहन, हाँ। उसने 1 केस किया डोमेस्टिक वायलेंस का मेरे ऊपर। हाँ। कि अलग केस। प्रवीण ने सेक्शन 9 किया। हाँ। सेक्शन 9 मैं थोड़ा कानून बताती हूँ। हाँ, सेक्शन 9 क्या होता है? जहाँ पे हस्बैंड जाके कोर्ट में जाके बोलता है कि मुझे मेरी बीवी के साथ रहना है, उसको बोलो मेरे साथ में आके रहे। तो पहली बात तो दोनों केस, तीनों केसेस, चारों केसेस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हैं। हाँ। सास बोल रही है इसने मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस किया है। हाँ। दोनों नंदे बोल रही है इसने मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस किया है। पति बोल रहा है इसको बोलो मुझे मेरे साथ में रहना है। तो अगर मैं आपकी माँ के ऊपर या आपकी बहनों के ऊपर इतना डोमेस्टिक वायलेंस कर रही हूँ तो आपको मेरे साथ रहना ही क्यों है? आप तो बोलो मुझे इसको डिवोर्स देना है, तो वो जज को सब समझ में आता है। तो जब दिल्ली में मेरे 4 अलग अलग डेटे चल रहे थे। अच्छा। और जो फैमिली ट्रैवल जो था, हाँ, ही इज ए कैप्टन, तो उसको वहां से फैमिली ट्रैवल मिलता है जिसमें मेरा नाम था। अच्छा। मुझे उससे निकाल दिया गया। ओके। अब ये पूरा फुल फ्लेजेड फेयर जो होता है, जो एयरलाइन का जो फुल चार्ज होता है, वो पे करके मैं टिकट लेती थी। हाँ। मैं यहाँ से दिल्ली जाती थी और मैं कोर्ट में अपीयर कर रही थी। तो पहले दिन ही मैंने जज को बोला कि मेरी माँ का भी नाम इन्होंने ऐड किया है और मेरी माँ सिर्फ आधे दिन के लिए इनके घर पे गई है रिसेप्शन के लिए, दैट्स इट। तो जज ने पूछा आप कहाँ रहते हो? तो मैंने कहा मैं थ्रू आउट बॉम्बे ही रही हूँ। हाँ। आपकी माँ? मैंने कहा वो भी बॉम्बे रही है। कितना आई यहाँ पे? मैंने कहा आधे दिन के लिए आई है। तो बोले आप यहाँ रहे नहीं, आपकी माँ रही नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस होने के लिए डोमेस्टिकेटेड होना चाहिए, एक छत के नीचे रहना चाहिए। जब रही नहीं तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस कैसे हुआ? हाँ। इसलिए बोलते ना आपको इंडियन जुडिशियन पे ना विश्वास होना चाहिए, भरोसा रखते हैं। हाँ। 3 मिनट के अंदर जज ने मेरी मम्मी का हर केस में से नाम निकलवा दिया। वाओ। फर्स्ट डे 3 मिनट के अंदर ऑर्डर पास। नाइस। मेरी माँ का नाम निकल गया। नाइस। एंड देन ये ना लोगों को ना ये नॉलेज नहीं है। तो क्या होता है, जैसे मैं बॉम्बे में हूँ, मेरे इन-लॉज दिल्ली में हैं। हाँ। उन्होंने वहां पे केस कर दिया परेशान करने के लिए कि ये 4 केसेस के लिए बार बार आएगी तो ये घुटने टेक देगी। ये उनका प्लानिंग था। ऐसी सिचुएशन में जैसे मैं भी अनजान थी, मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि मेरे जैसे और भी बहुत लड़कियां होंगी या लड़के होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां ही बेचारी अबला नारी होती है, लड़के भी होते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन कभी हो जाता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए। एक स्टेट से दूसरे स्टेट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही केस ट्रांसफर होता है। ओके। जैसे लड़की पूना की है और लड़का बॉम्बे का है। हाँ। अब लड़की चाहती है कि उसके ऊपर कोई केस किया गया है। हाँ। तो वो पूना शिफ्ट हो जाए, उसके लिए उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन जब 2 स्टेट होते हैं ना तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ओके। अब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की फीस, कोई एक केस का 1.25 लाख मांग रहा है, एक पहचान में 50,000 रुपया मांग रहा था एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा मतलब 4 केसेस का 5 लाख रुपया एंड ऑल दैट। मैं एक दिन ऐसे ही मेरी बॉम्बे की लैंग्वेज में बोलूँ तो मेरी सटक गई और मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पे ऑफिस गई और मैंने कहा कि सर मुझे ना मेरे केसेस बॉम्बे ट्रांसफर करने और मेरे पास ना पैसे नहीं है, मैं अपना केस खुद लड़ना चाहती हूँ। हाँ। आप मुझे बताओ मैं अपना केस कैसे लड़ सकती हूँ? हाँ। तो वो समय आराधना शगुन। मैंने कहा हाँ नमस्ते नमस्ते। शिल्पा गानी कर करके मैंने कहा हाँ नमस्ते नमस्ते। तो सब देखे हुए थे, आपको सब देखे हुए थे। हाँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। बोले हमारे पास लीगल एड है, आपका केस आप बोलोगे हमारे पास 1 लाख है तो भी हम लॉयर देंगे, 5,000 है तो भी हम लॉयर देंगे, आप बोलोगे हमारे पास पैसे नहीं है तब भी हम आपको लॉयर देंगे और आपका केस लड़ेंगे। सुपर। मैं ऐसे उनको देख रही थी, मैंने कहा व्हाट, मतलब नो चार्जेस? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के क्या चार्जेस होते हैं? बोले नहीं, हाँ लीगल एड है। हाँ। और ये बहुत अच्छा इंडिया की औरतों के लिए, बच्चों को वो लोग लीगल एड देते हैं, औरतों को लीगल एड देते हैं और भी
3-4 ऑप्शन है जिनको वो लीगल एड वो लोग देते हैं, यू नो, जिनका वो केस फ्री ऑफ कॉस्ट लगते हैं। तो लीगल एड के ऑफिस में मुझे भेजा गया, एक आदमी को भेजा गया कि इनको ले जाओ वहाँ पे। आई रिमेम्बर मेरी मीटिंग हुई थी सार्थक अरोरा से। तो उन्होंने मुझे अच्छा खासा टाइम दिया, पौना घंटा, जबकि लीगल एड में लाइन लगी रहती है क्योंकि उनके बहुत सारे केसेस उनको देखने होते हैं। तो सार्थक अरोरा ने मेरी बात सुनी, मेरी पर्सनल लाइफ कहाँ कैसे क्या हुआ है, मेरा प्रोफेशनल लाइफ, मेरे शादी में क्या हुआ है गड़बड़, मैंने क्या केसेस किए हैं, मेरे पे क्या क्या केसेस हुए। उन्होंने 45 मिनट्स में उन्होंने मुझे काम डाउन कर दिया। पूरी काउंसलिंग जैसा फील हो रहा है, अच्छे से रिलैक्स, एकदम अच्छे से। He said, मैम हम आपको लॉयर दे देंगे, यू डिड नॉट नीड टू हायर लॉयर आउटसाइड, एंड 1 रुपया भी नहीं लेंगे। और मैंने कहा मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा है सार्थक, यू नो, नहीं मैम हम लीगल एड है और बहुत अच्छे से आपका केस। और मुझे याद है जब मेरा केस उनके पास गया तो पहला केस तो मेरा 1.5 महीने में बॉम्बे ट्रांसफर हो गया था। ओके 1.5 महीने में। फर्स्ट डेट पे स्टे ऑर्डर लग गया था, सेकेंड थर्ड डेट पे 1.5 महीने में बॉम्बे ट्रांसफर, फर्स्ट केस, यू नो। और उसके बाद में मेरे बाकी के 3 केसेस भी बॉम्बे ट्रांसफर हो गए और मुझे 1 रुपया पे नहीं करना पड़ा। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि लोग ना कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल के झंझट में नहीं पड़ना पड़ते, क्योंकि एक तो स्ट्रेस होता है और पैसे बहते हैं। नहीं, इवन अनवर जी, एडवोकेट अनवर, मतलब आप सोचो 1.5 महीने में मयंक कौशिक सर, कुणाल चीमा सर, इन सब लोगों ने मेरे वहाँ केस लड़े और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं, मतलब ये मेरा फ्री में केस लड़ रहे हैं। दे वे विथ मी, हर एक डिटेल चाहिए हमको, ये पेपर भेजो, वो पेपर भेजो। और मैंने कहा मैं आऊँ क्या सुप्रीम कोर्ट? मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बॉम्बे में रहो, आपको आने की। मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने पैर नहीं रखा और मेरे केसेस ये लोगों ने लड़ा है मेरे लिए और केसेस बॉम्बे लेकर आई। नाइस। तो ना ये जो लोग नहीं जानते हैं ना, और जिन लोगों को एक बहुत ही गलत धारणा है लीगल एड के बारे में कि लीगल एड के लोग लेट लतीफ होते हैं, वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है आपके केसेस के ऊपर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बैठी हुई हूँ और मैं इन लोगों का नाम ओपनली ले रही हूँ। इन्होंने मुझे स्मूथली मेरे केसेस, मैं व्हाट्सएप पे मेल्स पे पेपर्स भेज रही थी इन्हें। अच्छा। या और वो सब अटैचमेंट लगाकर उन्होंने मेरा केस लड़ा है। तो आपका आधा स्ट्रेस तो ऐसे ही खत्म हो गया रहेगा। या मतलब आई रिमेम्बर मयंक कौशिक सर जब उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भेजा जब मेरा पहला केस बॉम्बे 1.5 महीने में आ गया बॉम्बे, एंड आई वाज लाइक ही सेड इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टुडे, एंड आई वाज लाइक व्हाट, आ गया बॉम्बे आ गया। I called, he said I'm in court right now, I'll call you later। मैं तो एक्साइटमेंट फोन कर रही थी, थैंक यू बोलने के लिए। देन अनवर जी, मयंक कौशिक सर ने बहुत एक केस उनके पास गया था और 3 केस कुणाल चीमा के पास गया था। ओके। और सार्थक अरोरा वो भी फॉलो कर रहे थे कि मेरा केस कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, ऑल दैट, यू नो। तो औरतें प्लीज डरिए मत। अगर आपके साथ ऐसा ही हुआ जैसे मेरे साथ हुआ, आपके ऊपर आपके इन-लॉज ने केस कर दिया है और आपको ट्रांसफर लेके आपकी शहर लेकर आना है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ पे लीगल एड है, वो आपको हेल्प कर देंगे। So what is the current status of all the cases? डिवोर्स हुआ नहीं हुआ, क्या है एग्जैक्टली? डिवोर्स चल रहा है अभी भी, वो नहीं आ रहे हैं डिवोर्स के लिए कोर्ट में, वो अभी भी नहीं आ रहे हैं। मतलब अभी भी उनको चाहिए उधर दिल्ली में? वो सेक्शन 9 उन्होंने किया है, वो मेरे साथ रहना चाह रहे हैं। हाँ। वो अभी भी ये बोलते हैं कि मुझे आपके साथ रहना है, लेकिन शादी चलाने के लिए वो कहीं समझौता नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप तो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उनकी माँ और बहनों को मारती पीटती होंगी, आई एम श्योर कुछ ऐसा केस हुआ रहेगा। आश्चर्य की बात पता है क्या है? मैंने आज तक उनके घर में एक लड़ाई नहीं की। मैं वही सोच रही, मैंने वही कहा, मैंने तुम्हारे घर में एक लड़ाई नहीं किया, तुम्हारी माँ और बहनों ने मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है, यू नो। तो केसेस सब चल रहे हैं कोर्ट में और मैं जाती हूँ, मैं डेट्स पे जाती हूँ। अच्छा। और वो सिर्फ 2 ही केसेस पे अपीयर कर रहे हैं, बाकी कोई केसेस पे वो अपीयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो डिसमिस हो जाएगा ना फिर, कुछ ऐसा होता है? वी डोंट नो, और ये कोर्ट में इसे मैं ज्यादा इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ, बट वो नहीं आ रहे हैं, मतलब वो 498 में आ रहे हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस में आ रहे हैं, बाकी में नहीं आ रहे। तो ठीक है, उनका चॉइस है, वो नहीं आना चाहे तो अब हम फोर्स तो नहीं किसी को कर सकते हैं। बट मैं जाती हूँ, मैं शिद्दत से जाती हूँ और मैं अपना केस फॉलो कर रही हूँ। नाइस। चलिए, तो पर्सनल लाइफ की बात हुई और हमने बहुत पुरानी बातें करी, लेकिन आने वाले दिनों में हम क्या देखने वाले हैं? सर, भी कुछ खास प्रोजेक्ट्स हैं?
अगर आप बात कर सके तो। कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोड्यूसर्स उसका नाइस, बट देयर इज समथिंग, यस इट इज डेफिनेटली ऑन एंड वेरी मच ऑन, और बहुत अच्छा और बहुत बड़ा हो रहा है, टच वुड। ओह दैट्स ग्रेट, बट इट्स बेटर कि मैं वेट करूंगी मेरे प्रोड्यूसर इसका सब मीडिया को बुला के इसका बताएं। नाइस, ओके, इतनी सारी बातें हुई, लेकिन एक टॉपिक को हम बिना टच किए हुए नहीं जा सकते, और उसका नाम है बिग बॉस। ओह या मैं देख रही हूँ। 19 सुरभि देख रही हैं, वेरी गुड। मैं मैक्सिमम बिग बॉस के सीजन्स देख चुकी हूँ। अच्छा अच्छा। तो अभी तो क्या है ना, हम सेट पे भी हम लोग लकीली हम लोग लैपटॉप पे देख लेते हैं ऑल दैट। तो या तो हमने अब तो मैं अपने मेकअप रूम में एक टीवी लगा लेती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, शूट के बीच में बहुत टाइम होता है तो या तो मैं बिग बॉस देख रही हूँ और बहुत मजा आ रहा है। प्लीज बताइए, मजा आ रहा है, ठंडा लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है कि अभी बिग बॉस बहुत ठंडा चल रहा है। देखो, लड़ाइयाँ तो हो रही हैं, हो रही भी और सुलझ भी जा रही है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं चल रही, सुलझ जा रही है। मतलब एक पूरा एपिसोड लड़ाई पे नहीं जा रहा है। और मुझे लगता है बहुत लड़ाई से ना वो जो मस्ती भी हो रही है ना, वो भी मजा आता है। हाँ, तो वो आपस में मस्ती भी कर रहे हैं। तो मुझे वैसा ही बिग बॉस पसंद है, जहाँ लड़ाई भी हो, समझौता भी कर लेते हैं, और मस्ती भी जो हो रही है ना, वो भी थोड़ा मस्ती भी और होना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली हम तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। बिल्कुल। तो यार मेरे तो 3-4 दोस्त हैं अंदर, तो मैं क्या ही बोलूंगी। कौन है? कुनिका मैम है, उनके साथ मैंने काम किया है। कुनिका मैम लॉयर बन गई है, तो वो कोर्ट में भी मुझे मिलती रहती है। तो कुनिका मैम, मैं सिंटा की हर एजीएम में जाती हूँ। अच्छा। और अक्सर मुझे, जब भी मैं सिंटा गई हूँ कोई भी काम की वजह से, कुनिका मैम मुझे मिली है, तो मैं उनको जानती हूँ, मैं उनके टच में हूँ, तो मैं उनको जानती हूँ। ठीक है, उनके साथ मैंने 90s में भी काम किया हुआ है। ओके। और उसके बाद में जो मेरी छोटी बच्ची का रोल कर रही थी झांसी की रानी में, वो 4.5 साल की थी तभी, वो अब 21 साल की हो गई है, अशनूर। तो अशनूर इज माय बेबी, मेरी तो बच्ची बेटी जैसी है वो। झांसी की रानी में शी वाज 4.5, मैंने तो उसका स्ट्रगल और उसका सब तब से देखा हुआ है। वो अंदर है, तो मैं उसके लिए मैं देखती हूँ बिग बॉस। ओके। तो ऐसे। तीसरा कौन है? तीसरा ये दो है, मेन है। लेकिन मेरा हर साल मेरे फ्रेंड्स कोई ना कोई अंदर होता है। तो कुनिका जी के बारे में आपका क्या कहना है? उनके बेटे गए थे, काफी इमोशनल मोमेंट्स हमने देखा स्टेज पर। मैं उनकी इस प्रॉब्लम के बारे में जानती थी पहले से। जो उनका पहले बेटे को लेके जो उनका स्ट्रगल हुआ है, मैं 90s में इंडस्ट्री में आ गई थी ना, तो मैं ये स्ट्रगल के बारे में 90s से जानती थी। तो मैं सरप्राइज नहीं थी जब उसने आके ये सब बोला, मैं जानती थी मैम ने अपने बेटे के लिए इतना स्ट्रगल किया है। और अभी भी मैं कोर्ट में बहुत कस्टडी बैटल्स में देखती हूँ, मैं जाती हूँ, मेरा तो केस ही चल रहा है। बहुत माए है ना जिनके फादर बच्चों को ले गए हैं। तो वो जो एपिसोड हुआ ना, मेरे को लगता है वो बहुत अच्छा हुआ। जो ये हताश हो जाती है ना, उन्होंने 12 साल अपने बेटे की कस्टडी के लिए लड़ाई की। हाँ, अभी वो डिटेल मुझे याद नहीं कि वो जॉइंट कस्टडी ली है कि सोल कस्टडी उन्होंने ली है, या सेकेंड प्राइमरी कस्टडी होता है, सेकेंडरी कस्टडी होता है, मुझे वो नहीं पता। बट उन्होंने लड़ा और उन्होंने वो जीता। तो भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और हमारे इतने केसेस है ना कि जज के पास टाइम नहीं है, मतलब तो हमें वो भी समझना पड़ेगा कि हमें बहुत जजेस की जरूरत है। मतलब वो कहीं ना कहीं 5-4 माले की बिल्डिंग आप बना दोगे और इतनी आबादी है करोड़ों की, तो मोदी जी को वहां पे भी कुछ करना चाहिए कि दिल्ली यू शुड सी द कोर्ट, माय बिग कोर्ट। बट दिल्ली हमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा भी है। हमें बहुत जजेस की जरूरत है। मतलब अगर हमको एक्सपीडिएट करना है चीजें, तो हमको बहुत जजेस की जरूरत है, लाइक दैट। तो वो एपिसोड से लोगों को बहुत सीखने की जरूरत है। वो कर सकती, उस जमाने में वो कर सकती हैं, तो आप अभी क्यों हताश होते हो? बिल्कुल। तो वो एपिसोड मेरे को तो बहुत मतलब मैंने वो एपिसोड दोबारा देखा। अच्छा। वापस आया ऐप में। मैंने वो दोबारा देखा एपिसोड, पूरा एपिसोड देखने के लिए। मतलब मेरे को और वो देखने का बहुत मन कर रहा था। इमोशनल टच है ना उस एपिसोड में, एक अलग ही है वो, बिग बॉस से हटके है। हाँ, वो कुछ अलग। अलग ही होता है। एंड ऑफ कोर्स मैं जानती थी उनको, और मैं वो स्ट्रगल के बारे में भी जानती थी 90s से। तो और 90s में ही मैंने उनके साथ शो किया था। तो मैं लीड थी उस शो में। तो इसलिए आई नो हर फॉर सो मेनी इयर्स नाउ। तो उनकी वजह से मैं बिग बॉस देखती हूँ। क्या लगता है उनका गेम आपको कैसा लग रहा है, कुनिका जी का?
आई थिंक शी इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या होता है ना, बिग बॉस ज्यादातर यंगस्टर्स होते हैं, और आई थिंक बहुत साल के बाद में कोई 60+ इतना स्ट्रॉन्ग खेल रही है। वरना ज्यादातर तो लोग ये बोलते हैं ना, मैं 61 हूँ, ये बच्चे मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, मैं तो नहीं खेल रही, मैं चुपचाप 1.5 महीने 2 महीने में मैं निकल जाऊंगी। बट यहाँ मुझे लग रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग खेल रही है, वो एंड तक रहने वाली है। वो एकदम बॉस लेडी बन के रह गई है। पहले ही हफ्ते में कैप्टन बन गई, सब कुछ हो गया। मुझे लगता नहीं कि वो कुछ गलत बोलती है, बस सी वो ये अगर वो ये बोलती है कि आपको ये काम आना चाहिए, तो वो सर्वाइवल के लिए बोलती है। और ये बेसिक है, ये बेसिक है। वो ऐसा कुछ नहीं बोलती, अगर आपने ये प्लेट यहाँ से उठाया तो भैया उसको वहीं रखो ना, अगला कार्ड वहीं का, यहाँ और ढूंढेगा क्या? अगर ये चीज आपको साफ करनी है तो आप साफ करो ना, ये आपका ड्यूटी है, राइट? हर कोई कर रहा है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो मेरे को तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर लग रही है। अश्नूर बेबी, अश्नूर माय बेबी। अश्नूर अभी वो वैसे ही है एक्चुअली। अश्नूर ऐसी है, वो पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही है। मतलब मैं तो उसके साथ, वो मेरी संगीत में भी थी अश्नूर। शी केम फॉर माय वेडिंग व्हेन आई लॉस्ट माय डैड, तब भी वो आई थी। वो तो मेरे तो इतने सालों से आई एम इन टच विद हिम। अश्नूर ऐसे ही है, ऐसे ही क्लासी, कंपोज, शांत, बहुत कम उसकी आवाज निकलेगी। जब आप उसको बहुत ऐसे करोगे ना, तब उसकी आवाज निकलेगी। अदरवाइज शी इज नॉट द वन जो झगड़ा, शी विल नॉट पिक अप फाइट। आई नो हर। ऐसे वे मतलब का झगड़ा नहीं वो करेगी। आप उसको बहुत इरिटेट करोगे ना, तब वो जाके बोलेगी। ये उसका हाँ पीक है। मैंने उसको कभी ऐसे नहीं देखा अश्नूर को। अच्छा। जो कभी कभार व्हाट शी इज डूइंग, ये उसका पीक है। मैं अश्नूर के साथ 2009 से काम कर रही हूँ। नो, दिस इज 2025। मैंने पहली बार उसको ऐसा थोड़ा बहुत चीखते चिल्लाते बिग बॉस घर में ऐसा माहौल ही है ना कि आप कितना कंट्रोल करो। चीज वो बिग बॉस इज ऑल अबाउट दिस ओनली। बाकी लोग, हमारे घर में लड़ाइयाँ हो जाती है यार। घर में हो जाती है। बाकी लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? तान्या मित्तल बहुत फेमस हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं वो फेक है, कुछ लोग बोल रहे हैं वो रियल है। एक्चुअली मैं उनको ना जानती नहीं हूँ। मतलब आई थिंक महाकुंभ के टाइम पे थोड़ा बहुत मैंने शायद उनका सोशल मीडिया में देखा हुआ था। उसके बाद आई डोंट नो हर एनीथिंग अबाउट हर। अब समझ में आ रहा है कि शायद बिजनेस वुमन है, या बिजनेस फैमिली से आती है वो। मुझे उनकी साड़ियाँ, ज्वेलरी पसंद आ रही है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो शी वेयर्स गुड ज्वेलरी, साड़ी इज नाइस। हर ब्लाउज का ब्लाउज आर वेरी नाइस, यू नो। तो जो देखो जो अच्छा है इसमें, एंड आई थिंक वो भी अपना गेम स्ट्रॉन्ग खेल रही है। खेल रही है, स्ट्रॉन्ग खेल रही है। सी द होल आइडिया इज कि आप बिग बॉस में अपना गेम कैसा खेल रहे हो। तो वो मेरे को लग रहा है वो अच्छा गेम खेल रही है। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। गौरव भी वो भी स्टैंड लेता है। उसे जब लेना होता है वो बोलता है, मैं ऐसा पागल नहीं हूँ किसी केस में भी घुस जाऊंगा। मैं देखूंगा कि जेन्युइन कितना है। ऐसे तो नहीं लोग ऐसे ही लड़ रहे हैं खामा का फुटेज के लिए, और बाद में जाके पैचअप कर लो और हम बेवकूफ बन जाए। तो वो भी समझदारी से खेल रहा है। मतलब मैं आई एम वाचिंग बिग बॉस। मतलब मजा आ गया सुरभि आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एंड वी होप टू सी यू अगेन विद announcement. Yeah. Thank you. Wait for few days, I guess. Of course. Thank you so much, Surbhi. Thank you. Thanks a lot. Thanks.